ये देखिए दोस्तों, क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि मेक चेंजेस नॉट एक्सक्यूजेस। अगर हम हमारे गोल की तरफ नहीं पहुंच पा रहे, अगर कुछ अड़चन आ रही है, तो हमने एक्सक्यूजेस नहीं बनाने हैं, हमें चेंजेस करने हैं। बहुत सारे लोग एक्सक्यूजेस बनाते रह जाते हैं कि इस कारण की वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ। दूसरों पर थोपना शुरू कर देते हैं। अगर दूसरे नहीं मिलते हैं तो सिचुएशन पर थोपना शुरू कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, घर के नहीं मान रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था। लेकिन अगर हम ये करते रहेंगे तो हम कभी गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे, और दूसरे जो लोग हैं उनको बताकर भी हम कुछ हासिल नहीं कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप आपकी स्ट्रेटेजी कैसे चेंज करते हो। अगर आप नहीं पहुंचे हो तो आपकी स्ट्रेटेजी आपको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्ट्रेटेजी चेंज करते हो, अपने आप आपके गोल तक आप पहुंच जाते हो। और हमेशा ध्यान में रखिए कि हम सोचते हैं कि हम दूसरों को एक्सक्यूजेस बताकर हम खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि हाँ, अब दूसरे लोग जो है वो मान जाएंगे। दूसरे लोग हमेशा हमेशा रिजल्ट देखते हैं। अगर आप पास हुए हो, अगर आप सक्सेसफुल हो तो ग्रेट, फिर कितनी आपने स्ट्रगल की है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, उनको ज़बरदस्त हो जाता है। लेकिन अगर आप फेल हो गए हो तो कितनी भी मेहनत आपने की भी हो, कितनी भी आपके जो हालात है वो ख़राब हो, लेकिन फिर भी वो उन चीज़ों को नहीं देखेंगे, यही देखेंगे कि हाँ, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इससे हमेशा ध्यान में रखिए कि चेंजेस कीजिए, एक्सक्यूजेस मत बनाइए। ये आपके सामने मैप बेस्ड एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर ये कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है। इसमें आप कंट्री का नाम, कंट्री का कैपिटल, अगर ये न्यूज़ में होगी तो किस चीज़ की वजह से न्यूज़ में है, उसी के साथ साथ जो ट्रेड रिलेशन अगर इंडिया के साथ है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस अगर इंडिया के साथ है, अगर यूएन के साथ उसका कोई संबंध है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर इंडिया भी है, क्या वो कंट्री वहाँ पर हमें देखने को मिलती है, किसी कंट्री के साथ क्या उसका विवाद है। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर आप बहुत आलसी हो, आपको लिखना पसंद नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, बिना लिख कर भी सब कुछ मेरे को पता है, तो फिर आप एटलीस्ट ये कीजिएगा कि एक बार बहुत सारे लोगों ने जब लिख देंगे, उसके बाद आप एक बार कमेंट सेक्शन जो है आकर देख ज़रूर लीजिएगा, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो मिल जाए। एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिला सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब GS 1 2 3 4 सभी आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव डिटेल तरीके से कोर्सेज जो है बनाए गए हैं। और ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है, मतलब एक बार अगर आप ले लोगे तो आप जितने भी कोर्सेस है, जितने भी लेक्चर्स है, सभी देख सकते हो। और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस पर है। मतलब बाकी जगहों पर जितना आपको एक महीने का देना पड़ता है, उससे भी कम में आप एक साल का कोर्स एंजॉय कर सकते हो। तो एक साल का 2 साल का जब आप लेते हो तो आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलता है मेरे तरफ से, जहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर बातें करते हैं। आपका अगर कोई डाउट है तो हम डिस्कस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। तो डाउनलोड कीजिए एकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर हम 25 मई का जो एनालिसिस है वो देखते हैं, और आज जानने की कोशिश करते हैं कौन से एडिटोरियल्स हमारे लिए खास हैं। सबसे पहले हम इंडियन एक्सप्रेस पर नजर डालेंगे, क्योंकि आज इंडियन एक्सप्रेस में इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड आए हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं 8 एडिटोरियल पेज की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सेकेंड वेव चैलेंज। ये एडिटोरियल मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा है, और इसीलिए इस एडिटोरियल को मैं काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसे हम जब हम एडिटोरियल कवर करेंगे उस टाइम पर देखेंगे। देन उसके यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये एडिटोरियल मुझे बिल्कुल भी काम का नहीं लगा है। एग्जाम में इस पर एक भी सवाल नहीं बन सकता है, भले वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। अगर हम ये वाले एडिटोरियल बात करते हैं, तो ऐसे एडिटोरियल जो हमने देखे हुए हैं और जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज पर जब हम आते हैं तो हमें यहाँ पर आइडियाज पेज देखने को मिलता है। इसमें ये वाला जो एडिटोरियल है, ये वाला एडिटोरियल मुझे काफ़ी काम का लगा है, और इस पर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ इस एडिटोरियल को देखने वाले हैं। मतलब यहाँ पर बेसिकली हम बात करने वाले हैं जुडिशियल पेंडेंसी के बारे में। जो केसेस यहाँ पर इतने सारे पेंडेंसी हमें देखने को मिलती है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले काफ़ी डिटेल में, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पेंडेमिक के बाद और ज़्यादा केसेस जो है, पेंडिंग केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडिया एंड बिडेन मूवमेंट, अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में ही बात की जा रही है। अगर पूरा एडिटोरियल आप देखोगे तो दो ही चीज़ें यहाँ पर निकलेगी, कौन सी इस पर फोकस करना है। अब देखिए, याद रखने के लिए कि कौन सी चीज़ जो है अभी रिसेंट टाइम्स में, मॉडर्न टाइम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो दो चीज़ें आप इस तरीके से इमेजिन। देखिए, जब हमने 1 वीक चैलेंज लिया था, 1 वीक चैलेंज, जहाँ पर हम योगा, एक्सरसाइज ये सब कर रहे थे, जिससे कि हमारी मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग हो, है ना। मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो तो आपको उसका जो ये प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। उसमें आई गेस 6 या 7
लेक्चर्स है जहाँ पर मैंने खुद आपके साथ एक्सरसाइजेस की है। सुबह 6 बजे हम एक्सरसाइज करते थे एंड उससे मेंटल एबिलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ आपकी इमेजिनेशन पावर जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने की भी हमने एक्सरसाइज की थी, जिससे आपका इमेजिनेशन पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे काम आती है इमेजिनेशन पावर। अब आप पूरा एडिटोरियल पढ़ोगे, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, आपको यहाँ पर ध्यान में आएगा कि हाँ हमें यहाँ पर फोकस किस पर करना चाहिए। एक तो क्लाइमेट चेंज पर फोकस करना चाहिए एंड दूसरा ट्रेड जो है उस पर फोकस करना चाहिए। अब हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद आप ये चीज़ भूल जाओ। जब एग्ज़ाम में आए तो यार कौन सी चीज़ थी, कौन कौन सी चीज़ें थी, ये हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए। लेकिन आप इमेजिनेशन के साथ अगर दो पिक्चर, सिर्फ दो पिक्चर आप अगर ध्यान में रखो, इमेजिनेशन अगर आपकी स्ट्रांग हो गई है, तो फिर अगर दो पिक्चर आप सिर्फ इमेजिन कर पाओ कि जियो बिडेन जो है वो, उसको बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है, जियो बिडेन को बहुत गर्मी हो रही है और वो ऐसे ऐसे अपनी जो कॉलर है उसको ऐसे ऐसे हला के, वो थोड़े जो हवा है ना, मुंह से जो हवा अंदर फेंकते हैं, तो उस तरीके से वो कर रहा है कि बहुत गर्मी बहुत गर्मी। वहां पर मोदी जी आए हैं, मोदी जी बोल रहे हैं कि देखो ये हमारा हैंडलूम है, ये ले लो। तो मतलब उसको वो चीज़ जो है बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर आप, मतलब वो गर्मी में तड़प रहा है, यहाँ पर मोदी जी जो है उसको, जो हमारा जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे इंडिया की, समझ लो जो भी चीज़ें हैं वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप याद रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ मतलब उसको गर्मी हो रही है तो क्लाइमेट चेंज है। दूसरा यहाँ पर मोदी जी जो है उसको कुछ बेच रहे हैं, मतलब यहाँ पर ट्रेड जो है उससे रिलेटेड बातें यहाँ पर हो रही है। तो मतलब क्या होता है, इस तरीके से जब हम याद रखते हैं इमेजिनेशन पावर के साथ, आप कभी भूलोगे नहीं। अब यहाँ पर दो चीज़ें अगर मैं आपको बोलूँ कि कौन सी है, तो आप फटाक से बता दोगे यार, एक तो पहली चीज़ है क्लाइमेट चेंज, ये उसको गर्मी हो रही है, दूसरा मोदी जी फिर भी इतनी गर्मी में भी उसको बेच रहे हैं, वो हो गया हमारा ट्रेड। तो ये दो चीज़ें ही यहाँ पर हमें फोकस करनी चाहिए, उसका पूरा जो सारांश है वो यही निकलता है। देन यहाँ पर काइंडनेस, ये वाली जो है हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो इसलिए ये हम नहीं देखने वाले हैं। देन उसके बाद अगर हम एक्सप्लेन्ड सेक्शन देखते हैं तो इसमें सबसे पहले तो ये है 3 लाख डेथ। तो ये पीक, मतलब कोविड जो है उसके पीक के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो वही एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ खास निकल कर नहीं आता है। यहाँ पर यूएस सेंट्रल बैंक क्रिप्टो करेंसी प्लान। अब देखिए यूएस सेंट्रल बैंक क्रिप्टो करेंसी प्लान के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी आप सभी को पता है क्या है। और अभी रिसेंट टाइम्स में क्रिप्टो करेंसी जो है काफ़ी नीचे गई है, मतलब बिटकॉइंस अगर आप देखोगे तो काफ़ी उसका जो वैल्यू है काफ़ी नीचे खिसक गई है। तो उसी वजह से अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यूएस सेंट्रल बैंक जो है वो भी अब लाने की कोशिश कर रही है, जिससे क्या होगा कि एक, ठीक है हमारे पास डॉलर्स तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें और ईज लाने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए यहाँ पर प्लान जो है वो किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर प्लान हो रहा है ना। मैं आपको बताता हूँ टाइम वेस्ट एंड टाइम इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर ये हमें देखने को मिल रहा है क्रिप्टो करेंसी प्लान, यहाँ पर इन्होंने कोशिश कर रहे हैं। अब इसको लाने में इनको काफ़ी वक्त लग जाएगा, बराबर है। अब इसमें से अगर आप देखोगे तो इसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी इंपॉर्टेंट है। अब जब ये लागू कर देंगे उसके बाद और इसमें एडिटोरियल्स हमें देखने को मिलेंगे, किस तरीके से लागू किया है, उसमें क्या क्या रूल्स लाए गए हैं, क्या क्या रेगुलेशंस लाए गए हैं, किस तरीके से क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो अब अभी अगर हम पढ़ेंगे तो अगेन जो फाइनल लॉ आएंगे, ये वो ऐसा हो गया कि ड्राफ्ट हम पढ़ रहे हैं किसी बिल का, लेकिन ड्राफ्ट के बाद जब फाइनल बिल पास होता है तो उसमें कई सारे चेंजेस हो भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखने के बजाय जब फाइनल आ जाएगा उसके बाद देखना, उसे हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट। अभी अगर हम पढ़ रहे हैं उसे हम कहेंगे वेस्टेज। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। देन यहाँ पर एबॉर्शन राइट्स है। एबॉर्शन राइट्स यहाँ पर हमारे कंट्री के नहीं बताए गए हैं। एबॉर्शन राइट अगर हमारे कंट्री के आप पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है, और वो मैंने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, ठीक है। कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स जो होते हैं उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर सारे कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स कवर होते हैं, तो आप ज़रूर देखते रहा कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में हेल्पफुल रह सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर हम आते हैं द हिंदू पर। तो द हिंदू अगर हम आज का देखते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है सितंबर एग्जिट अफगानिस्तान एट द क्रॉस रोड। अगेन वही है कि अफगानिस्तान जो है वहाँ से एग्जिट हो गई है, किसकी हुई है, यूएसए सोल्जर्स की हुई है। तो अब वहाँ पर क्या हो सकता है, वही सारा बोल बच्चन जो है वहाँ पर किया गया है। देन यहाँ पर गुजरात मोर्टेलिटी क्राइसिस, ये भी यहाँ पर ये नहीं है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है जो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, जो कि है पॉस्को एक्ट के बारे में। यहाँ पर एक्सपांडिंग द स्कोप ऑफ पॉस्को तो यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में ये पूरे एक्ट के बारे में लिखना है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि मैंने पहले भी आपको लिखने को कहा था, लेकिन फिर से यहाँ पर लिख लीजिए, जिससे कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो आलसी लोग हैं वो भी यहाँ पर अच्छे तरीके से कमेंट सेक्शन में जवाब लिखे। जितना ज़्यादा आप कमेंट सेक्शन में जवाब लिखोगे उतना ही यहाँ पर बेटर आपके लिए रहेगा। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये पूरा पॉलिटिकल एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी अगर हम देखते हैं तो ये टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो इस तरीके से हमें आज के एडिटोरियल जो है वो देखने को मिलते हैं। तो आइए एक एक करके जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सेकेंड वेव चैलेंज। तो सेकेंड वेव चैलेंज में अभी क्या है, सबसे पहले तो हमें कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा।
कि किस बारे में बात की जा रही है या एडिटोरियल वाला जो है बात क्या करना चाह रहा है। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है सेकेंड वेव जो है पेंडेमिक की, ये अभी थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है ना। जो केसेस हैं वो यहाँ पर कम होते जा रहे हैं। अब अगर आप देखोगे तो इसका एडवर्स इम्पैक्ट जो है, भली वो लाइव्स हो, भली वो लाइवलीहुड हो, भली वो इकोनॉमी हो, इसका एडवर्स इम्पैक्ट कंटिन्यू चलता रह रहा है। उसी के साथ साथ सिर्फ इतना ही नहीं, तो थ्रेड जो है थर्ड वेव का, वो भी काफ़ी बुरी तरीके से आ सकता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी लोग तो ये बोल रहे थे कि राधे जो है यही थर्ड वेव है, ठीक है। तो थर्ड वेव जो है उसका भी खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है। अब ये सारे चीज़ों के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो इम्पैक्ट है यहाँ पर पेंडेमिक का इकोनॉमी पर, ये यहाँ पर लोअर रहने वाला है सेकेंड वेव में। जो फर्स्ट वेव में हुआ था ना, एकदम ही बुरी तरीके की अवस्था हुई थी, उससे यहाँ पर कम रहेगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन जो है इस बार कम स्ट्रिंजेंट था, मतलब यहाँ पर नेशन वाइड लॉकडाउन नहीं लगाया गया, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाया गया। ऐसे राज्य है जहाँ पर कुछ चीज़ें जो है उसको सहूलत दी गई, कई जगहों पर जो 7 से 11 जो टाइमिंग्स है वो यहाँ पर अलग अलग तरीक़ों से रखे गए थे। अब देखिए, अगर हम डिफरेंस देखते हैं फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव में, तो यहाँ पर सेकेंड वेव जो है उसका खतरा ज़्यादा ये है कि ये रूरल एरियाज़ में स्प्रेड हुआ है। याद कीजिए कल का एडिटोरियल, 14 मई का एडिटोरियल, हमने कवर किया है कि विलेज में जो पेंडेमिक है फैल चुका है, एंड विलेज में फैला है तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, है ना। तो ये रूरल एरिया में स्प्रेड हुआ है सेकेंड वेव, एक ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। रूरल एरिया अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब जो सेकेंड वेव है उसके तहत इनइक्वालिटीज जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती हुई हमें देखने को मिल रही है। अब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, क्योंकि जब हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा सही में ऐसा हुआ है क्या। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ जो है ये एक्सपेक्टेशन से कम ही रहने वाली है। मतलब अगर आप देखोगे इंडिया जो है उसकी 0% या नेगेटिव ग्रोथ रेट जो है 2 ईयर्स पीरियड 20 से लेकर 22 तक हमें देखने को मिलेगी। एंड इंडिया का जो सपना था कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमें बनना है, तो वो 26-27 के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा। उससे पहले तो पॉसिबल है। उसमें भी अगर हम देखें तो 12% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट अगर रहती है, तब जाकर हम ये जो आंकड़ा है ये हम हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए जब ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा या फिर अभी ये साल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा रिकवरी करनी पड़ेगी, बहुत तेज़ी से रिकवरी करनी पड़ेगी, तब जाकर हम ये $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, क्योंकि जब हम इकोनॉमी अचीव करना चाह रहे हैं तो इकोनॉमी, इंडिया के इकोनॉमी मतलब ऐसा है कि इंडिया जो ज़मीन है उसकी इकोनॉमी इंक्रीज हो, नहीं, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके थ्रू हमारी इकोनॉमी बढ़ती है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू है इन इक्वालिटी राइज होने का, उसको यहाँ पर एड्रेस करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हायर सस्टेनेबल ग्रोथ जो है तभी हम अचीव कर सकते हैं, सब अगर आगे बढ़े तो ही हम अचीव कर सकते हैं। एंड यहाँ पर लार्जर पॉपुलेशन जो है उसके वेल बींग के लिए भी हमें ये इन इक्वालिटीज जो उसको कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये 14.5% राइज हुआ है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि काफ़ी बुरी अवस्था है जहाँ पर जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, उसके कई सारे परिणाम पड़ते हैं। सबसे पहला परिणाम तो यही पड़ता है कि जो खाना है ना, हेल्थ इश्यूज़ है वो हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा अगर हम देखते हैं, मतलब ये सोशल इश्यूज़ हो गए। सोशल इश्यूज़ में आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, देन उसके बाद जो मतलब बच्चे पैदा होते हैं उसमें जो सेक्स रेशो है उसमें चेंजेस आते हैं, है ना। क्योंकि फिर लड़की जो है एट एनी कॉस्ट प्रीफर नहीं करेंगी, क्योंकि दहेज देने के लिए पैसा नहीं रहेगा तो फिर लड़की प्रीफर नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर हम देखते हैं तो बड़ा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड याद है ना, कंटेम्प्रेरी टॉपिक जो हम यूट्यूब पे लेते हैं, उसमें मैंने डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे हमें हेल्प कर सकता है उसके बारे में देखा है। तो वो यहाँ पर काफ़ी बुरी तरीके से हमारा फेल हो सकता है। हमारी यंग पॉपुलेशन है, यंग एज है, हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, वो हम यहाँ पर खो सकते हैं। एंड तीसरा अगर हम देखते हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पर भी जो इंक्लूसिवनेस है लोगों का वो नहीं हो पाता है, इसलिए प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं मिल पाता है। तो काफ़ी बुरी अवस्था जो है वो हमें देखने को मिलती है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। एंड उसी के साथ साथ जो सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ है वो भी यहाँ पर कई ज़्यादा निकल कर आते हैं, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ती है, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो लोग जो है वो गलत रास्ता अपनाते हैं पैसा लेने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए, जहाँ पर बड़े लेवल पर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो भी हो सकता है। देन उसके बाद हम यहाँ पर 3 प्रोलॉन्ग अप्रोच के बारे में देखने वाले हैं जो यहाँ पर किया जा सकता है। पहला अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है अग्रेसिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम। क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो अग्रेसिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया जाना चाहिए, जहाँ पर हम सभी को वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड किए करें और फास्ट तरीके से प्रोवाइड करें। आज अगर आप देखोगे तो अभी तक
18 to 44 एज ग्रुप जो है, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन जो है वो मिली है। एंड सेकेंड डोज का तो छोड़ ही दो, बहुत कम लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन जो है पूरी तरीके से मिली है। तो हेल्थ फैसिलिटीज जो है उसको यहाँ पर इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है, रूरल और अर्बन एरिया दोनों जगहों पर। क्योंकि अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव करेंगे तभी जाकर लोग जो है वो स्वस्थ रह पाएंगे और वो हमारे इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वैक्सीन इनइक्वालिटीज जो है अर्बन एंड रूरल एरिया में उसको रिड्यूस किया जाना चाहिए। क्योंकि क्या है, रूरल एरिया में अगर आप देखोगे तो वैक्सीन जो है मिल ही नहीं रही है, बिल्कुल मिल नहीं रही है ना। ये क्राइसिस जो है वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। यूनिवर्सल हेल्थ केयर फैसिलिटी सभी को देना, मतलब यहाँ पर अर्बन एरिया हो रूरल एरिया हो सभी को हम यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, ऐसा यहाँ पर इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाना चाहिए। दूसरा अप्रोच अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर है कि बजट ने कुछ गुड अनाउंसमेंट यहाँ पर किया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें। ठीक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम सुधारेंगे, भले वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो भले वो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मतलब इसमें डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है फंड लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए वो यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया। अब इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या करना चाहिए, फास्ट ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा, कि कुछ बनाना है तो वहाँ लोग लगेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो राइज होगा एंड इनइक्वालिटी जो है यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। तीसरा अप्रोच जो हमें देखने को मिलता है वो है कि यहाँ पर सेफ्टी नेट्स, जिसमें कैश ट्रांसफर यहाँ पर किया जाना चाहिए इनफॉर्मल वर्कर्स, बाकी वल्नरेबल सेक्शन जो है उन सभी लोगों को। मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स जो है उन्होंने अपनी अर्निंग खो दी है। अब जब अर्निंग खो दी है तो फिर उनको पैसे की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या है उनको खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए फ्री फूड ग्रेन जो है 6 मंथ्स और ज़्यादा यहाँ पर दिया जाना चाहिए। जो मनरेगा उसके अंडर में जो काम है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाना चाहिए। कैश ट्रांसफ़र यहाँ पर प्रोवाइड किया जाना चाहिए मिनिमम बेसिक इनकम के तहत। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम देखें, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई समस्याएं आती है, जब भी इन्फ्लेशन होता है या कुछ भी होता है, तो वो सिनारियो में मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखिए क्या है कि अगर हमें हमारे मनी सप्लाई को, इकोनॉमी जो लेक्चर्स है उसमें हमने देखा है ना एमएम एकेडमी पर, तो मनी सप्लाई जो उसको कंट्रोल करने के लिए दो टूल्स होते हैं। दो टूल्स मतलब दो रास्ते होते हैं, एक होते हैं गवर्नमेंट के पास, एक होती है आरबीआई के पास। जो गवर्नमेंट के पास होती है वो कौन सी होती है, फिस्कल पॉलिसी, जिसमें वो टैक्स रेट बढ़ाना, टैक्स रेट कम करना, ये सब कुछ कर सकते हैं। दूसरी होती है आरबीआई के पास जो कि होती है मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें वो रेपो रेट कम करना, रेपो रेट बढ़ाना, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमी में क्या ऐसा हो रहा है, देखिए बिगेस्ट अगर हम देखते हैं सेकेंड वेव का, वो है डिमांड शॉक। डिमांड शॉक क्या है, हमने पहले भी देखा हुआ है कि दो तरीके के होते हैं। एक होता है डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन कम या ज़्यादा होना, मतलब समझ लो कि अगर डिमांड जो है काफ़ी कम है किसी भी चीज़ की तो इन्फ्लेशन काफ़ी कम आ जाएगा, है ना, या फिर हमारी ग्रोथ जो है वो होगी नहीं, क्योंकि कंजम्पशन इंपॉर्टेंट है। लोग अगर कुछ खरीदेंगे ही नहीं तो फिर वो जो कंपनी उसका माल बिका ही नहीं जाएगा तो उसको लॉस होगा, तो लॉस होगा तो वो जो एम्प्लॉयज़ है उसको निकालेगा और लोगों के पास पैसा नहीं आएगा और लोग खरीदेंगे नहीं, तो ये चलता रहेगा, विशियस साइकिल है। तो यहाँ पर डिमांड शॉक हमें देखने को मिल रहा है, मतलब डिमांड ही नहीं बढ़ रही है, लोग कुछ खरीद ही नहीं रहे हैं क्योंकि लोगों के पास अर्निंग नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है ना, या फिर जो भी है वो ये संभाल के रख रहे हैं कि यार अगर कोविड हो गया तो लग जाएंगे, इसलिए बचा कर रखोगे, हॉस्पिटल वाले तो बहुत मांग लेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि कंजम्पशन रिवाइवल के लिए दो अजम्पशंस बनाए जा रहे हैं कि क्या हो सकता है। पहला ये है कि सेकेंड वेव जैसे खत्म हो जाएगी, मेजोरिटी लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, कंजम्पशन जो है फिर से अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा, ये पहला सोच विचार किया जा रहा है। दूसरा है कि डिमांड जो है वो कंस्ट्रेंट रहेगा क्योंकि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो उसका लॉस हमें देखने को मिला है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑलरेडी काफ़ी अकोमोडेटिव है। अगर आप देखोगे मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी जो आरबीआई लेकर है काफ़ी अकोमोडेटिव, काफ़ी उन्होंने ऑलरेडी रेपो रेट काफ़ी ज़्यादा कम किए हुए हैं, सब कुछ जो हो सकता है उन्होंने किया हुआ है। इससे कम अगर करेंगे तो हमारा स्टैगफ्लेशन हो सकता है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, ग्रोथ भी नहीं हो रही है ना। फिजिकल पॉलिसी हैड टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पर गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसी, मतलब यहाँ पर आरबीआई के हाथ में कुछ नहीं है, अब गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए, फिजिकल पॉलिसी जो उसको यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेंथन करना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है स्पाइक इन दी अदर केस लोड, मतलब यहाँ पर बेसिकली हम जुडिशियल पेंडेंसी जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जुडिशियल पेंडेंसी के बारे में क्या हमें देखने को मिलता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर है कि इंडियन जुडिशरी हैज़ अ होस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स एक्टिंग एज हर्डल्स इन द स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस। क्या है कि हमारे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडियन जुडिशरी जो है, इंडियन जुडिशरी वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है कि स्पीडी डिलीवरी जो है जस्टिस का नहीं हो पाता है। हमारे संविधान में तो हमने लिखा हुआ है कि सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन सही तरीके से और फटाफट मिलना चाहिए ये नहीं लिखा है कि फटाफट दो जस्टिस। मतलब चल रहा है 2 10 10 साल 20 20 साल, मतलब जो इंसान पे केस चल रहा है इंसान मर जाता है लेकिन केस जो है वो रिजॉल्व नहीं होता है।
ठीक है। इन टाइम्स ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है। अब इसमें डेटा अगर हम देखते हैं, क्योंकि डेटा के हिसाब से ही हम बता सकते हैं कि हाँ एक्चुअल में केस लोड बढ़ा है क्या। पेंडेंसी केसेस जो है कोर्ट में वो काफ़ी इंक्रीज हुए लास्ट डिकेड में। बैकलॉग केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काफ़ी शार्प इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है, 18.2% दिसंबर 31 2019 से दिसंबर 31 2020 तक। उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो प्रीवियस ईयर मतलब 18-19 इंक्रीज जो है 7.79% का हुआ था, 2017-18 इंक्रीज 11% का हुआ था, एंड 25 हाई कोर्ट जो है कंट्री में पेंडेंसी केसेस जो है वो 20% से इंक्रीज हुए हैं। तो आप समझ रहे हो कितने इंक्रीज। सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी जो है 10.35% से बढ़े हैं। मतलब इतने केसेस से यहाँ पर हमें इतने केसेस तक जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल वैकेंसीज जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हुई है सभी कोर्ट्स में, फ्रॉम 23% टू 35%। वैकेंसीज जो है वो भी, देखिए मेन मुद्दा तो यही है ना, जो इनएफिशिएंसी होती है वो क्यों होती है कि कुछ लोगों पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा आ जाता है। अगर हम जितनी वैकेंसीज है पूरी फिलअप कर ले तो अपने आप वर्कलोड जो है वो कम हो जाएंगे, एंड जो इफिशियंसी है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। सेम गोज फॉर आईएएस ऑफिसर्स ऑल्सो, कि वहाँ पर भी हमें वैकेंसीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं इसके कॉजेज क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, मतलब सीवियर शॉर्टेज हमें देखने को मिल रहा है। अब क्या सिर्फ वकीलों का, जजेस का शॉर्टेज, जी नहीं, कोर्ट रूम का भी शॉर्टेज हमें देखने को मिलता है। सेक्रेटरियल एंड सपोर्ट स्टाफ का भी शॉर्टेज हमें देखने को मिल रहा है। अकोमोडेशन जो है जजेस का उसका भी शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। नए जजेस के अपॉइंटमेंट का भी शॉर्टेज हमें देखने को मिल रहा है। अब इसमें जो केसेस है उसके उसमें डिले हो रहा है डिस्पोजल में, बट ऑब्वियस है इसमें कौन कौन सा है कि एडिक्वेट नंबर ऑफ जजेस ही नहीं है। अब जजेस नहीं रहेंगे, जजेस ही यहाँ पर सुनवाई करते हैं, जजेस ही यहाँ पर बताते हैं कि भैया ये है वो है, कौन सही है कौन गलत है। जजेस ही नहीं रहेंगे तो कैसे होगा, है ना। और उसी के साथ लैक ऑफ फिक्स टाइम फ्रेम, कि यहाँ पर टाइम फ्रेम नहीं है कि जजेस आए, उन्होंने बोला कि भाई साहब बताओ चलो केस शुरू करो, उन्होंने बताया 10 मिनट हो गए 15 मिनट हो गए, यार कोर्ट इज अर्जेंट यार मेरे को जाना है, बोर हो रहा है मेरे को केस। तो क्या है, यहाँ फिक्स टाइम फ्रेम जो है वो यहाँ पर नहीं दिया है कि इतने टाइम फ्रेम में आपको केस जो है वो रिजॉल्व करना पड़ेगा। देन लैक ऑफ इफिशियंसी, देखिए जो मैंने आपको बोला कि जजेस जो है वो अर्जेंट कर देते हैं केस को टू इजीली एंड फ्रीली, उन पर कोई दबाव नहीं है, उनको बोलने वाला नहीं है क्यों अर्जेंट किया भाई, चलने देना था। अर्जेंसी जो है हियरिंग की निगलेक्ट कर दी जाती है कि यार नहीं देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, ये सब हो जाता है। ठीक है, जो पीआईएल उसका मिसयूज होता है। पीआईएल आप सब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको प्रमोशन है ना, इंटरेस्ट लिटिगेशन ना बनाया जाए, कि खुद को प्रमोट करने के लिए, खुद को जबरदस्ती का पब्लिसिटी देने के लिए, तो पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, पीआईएल जो है इररिलेवेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कुछ भी किसी ने कर दिया चलो पीआईएल डाल दो। ठीक है, इम्बैलेंस जो है नंबर ऑफ केसेस में, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस जो है जो फाइल किए जा रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो डिस्पोज किए जा रहे हैं वो यहाँ पर काफी कम है। तो इससे अल्टीमेटली नेट जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा, पेंडेंसी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि एडीआर मैकेनिज्म हमारे पास अब्सेंस है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी इतना इफेक्टिव तरीके से वो काम नहीं कर रहा है। दूसरा है प्ली बार्गेनिंग, तीसरा है लोक अदालत। लोक अदालत भले ही लाया गया लेकिन इतने इफेक्टिवली वो काम नहीं कर पा रहा है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? इम्पैक्ट ये हो रहा है भाई साहब कि सभी तरफ से हमें लॉस हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ अंडर ट्रायल इंक्रीज हो रहे हैं। उसके वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो जबरदस्ती जेल में ठूसे हुए। पेंडेमिक के टाइम में हमने देखा इतने सारे लोग जो है जेल में ठूसे हुए हैं और उनको कोविड हो रहा है, हेल्थ उनकी डिग्रेड होती जा रही है। इकोनॉमिक कॉस्ट, क्योंकि जब पेंडेंसी बढ़ती है तो अपने आप जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो भी बढ़ता है, जो खर्चे हैं वो भी बढ़ जाते हैं, वकील को, कोर्ट को, सभी तरफ के खर्चे बढ़ जाते हैं। जस्टिस सिस्टम जो है उसका डिस्प्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट क्या है कि उसका रेपुटेशन जो है वो खराब हो जाता है कि यार नहीं, कि हम बोलते हैं ना कि यार तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन जुडिशियल करियर, बहुत सारे लोग जो है अपने जुडिशियल करियर ही नहीं चाहते हैं कि यार छोड़ो यार, मतलब ही नहीं, उसमें कोई कोई मोटिवेशन ही नहीं है। जो ऑफेंसेस है उसका रिपीटेशन होता रहता है। जो ये है वो सोचते हैं कि चलो यार ये तो केस 20 साल चलेगा और हम कर लेते हैं यार, और चलता रहेगा 20 साल, क्या फर्क पड़ रहा है ना। देन डिसअपियरेंस ऑफ विटनेसेस, इतना लंबा लंबा चलता है कि फिर वो विटनेस जो है या तो वो पैसों के लिए बदल जाता है, या तो उसको खत्म कर देते हैं, या तो उसको किडनैप कर लेते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज उसका काफ़ी वेस्टेज यहाँ पर होता है, मतलब वो भले ही हमारे गवर्नमेंट रिसोर्सेस हो, भले ही हमारे पब्लिक रिसोर्सेस हो, प्राइवेट रिसोर्सेस हो, सभी यहाँ पर वेस्टेज जो है वो हमें देखने को मिलता है। वे फॉरवर्ड क्या किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपको आएगा प्रैक्टिकल गाइडलाइन जो है वो फ्रेम की जानी चाहिए, जिससे कि हम अर्जेंटमेंट एंड अब्सेंटिज्म जो है जजेस का वो यहाँ पर काउंटर कर सके, कि जबरदस्ती का अर्जेंट मत करो, जबरदस्ती अब्सेंट मत रहो। ठीक है, देन ज़्यादा हमें जजेस की ज़रूरत है
बैकलॉग जो है केसेस को उसको क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर हो सकता है कि हम अलग से जो जजेस है उनको अपॉइंट करें कुछ तात्पुरते टाइम के लिए, एडहॉक, या फिर हम यहाँ पर वैकेंसी जो उसको फिलअप कर लें। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जैसे होते हैं ना हमारे दोस्त लोग होते हैं कि यार दो अगर कपल में झगड़ा हो गया, दोस्त आता है, फिर वो अपनी सेटिंग जमाने की कोशिश करता है, मतलब खैर वो बीच में कुछ मांडवली करने की कोशिश, तो उसी तरीके से यहाँ पर है कि यार कोर्ट में जाने से अच्छा है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में चल जाओ, जिससे कि अपना डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो जाए। ये ऑफिशियल तरीके से रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी आया, चलो अनसर्ट आ गया आदमी, कोर्ट के बाहर मिला, अंजा कोई प्रॉब्लम है क्या, चलो मैं दिखाता हूँ तुमको यार, ऐसा है, ऐसा नहीं। यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से होता है, तो इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, जिससे क्या है कोर्ट में जो पेंडेंसी है उसको हम रिड्यूस कर सके। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और ज़्यादा बढ़ाने चाहिए, जो हम कोशिश कर रहे हैं उसे और ज़्यादा लाने चाहिए, ठीक है, जिससे और फास्ट तरीके से जो केसेस है वो रिजॉल्व हो सके। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखो ऑनलाइन जो है वो ट्रायल हो रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन भी अगर आप देखोगे तो बहुत कम चीज़ों के लिए हो रहे हैं, बहुत इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। जुडिशियरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए, क्योंकि हम अगर वर्चुअल तरीके से भी अगर हियरिंग लेते हैं तो वो भी सही तरीके से नहीं हो रही है, उसमें भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पेंडिंग है। इसमें जुडिशियरी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोर्ट रूम्स आ सकते हैं, देन उसके बाद जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत है वो सब आएगी। वैकेशंस एंड स्ट्राइक जो उसको रिड्यूस करना चाहिए, जो वैकेशंस है चलो ये घूमने जाते हैं, ये और स्ट्राइक को कम करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम यहाँ पर पेंडेंसी जो है वो हम कम कर सकते हैं। एंड उसी के साथ टाइमलाइन जो है वो यहाँ पर किया जाना चाहिए कि डिस्पोज कब करना है, ठीक है, एडर रखना चाहिए स्ट्रिक्टली कि भैया इतने इसमें होना ही चाहिए, नहीं हो रहा है देखो तुम्हारे साथ हम क्या करते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से जो एडिटोरियल्स है वो समझ में आए होंगे, और जो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में लिखने को बोला है वो ज़रूर लिखिए। एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।